नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। आज की क्लास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास से ये मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा, निश्चित तौर पर आप सभी लोगों को बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। क्या हूबहू प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे? बिल्कुल यहीं से मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के निचोड़ को भी हमने शामिल किया है और साथ ही साथ हमने क्या किया हुआ है, एम लक्ष्मीकांत सर की किताब से भी कुछ मटेरियल्स को हमने शामिल किया हुआ है। जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, कल है नया साल यानी कि 31, आज है 31 दिसंबर दोस्तों, और कल है 1 जनवरी। कल से आपके जीवन का नया प्रारंभ शुरू हो रहा है। बस एक नया संकल्प लीजिए और लगातार मेहनत करिए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए, सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग के बारे में अगर देखा जाए तो इसे क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। इसके बारे में जो बताया गया है दोस्तों, अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में बताया गया है, और अनुच्छेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। तो प्रारंभ में क्या था, निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। एक सदस्यीय मतलब ये हो जाता है कि निर्वाचन आयोग में केवल एक ही सदस्य रहा करते थे। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग में क्या था, निर्वाचन आयोग क्या एक सदस्य था या 2 सदस्य या 3 सदस्य या बहुसदस्य? तो ध्यान रखिएगा, एक सदस्य था। दूसरी बात करते हैं, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इसमें 3 सदस्य होते हैं दोस्तों, 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें 3 सदस्य इस समय मौजूद हैं। किसमें? इस आयोग में। किसमें? इस आयोग। कहने का मतलब ये है निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य शामिल हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 3 में से 2 सदस्य अन्य निर्वाचन माने जाते हैं, और दूसरा अगर देखा जाए तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त माना जाता है। इसको आप ऐसे समझिएगा। देखिए, ये हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप इलेक्शन निर्वाचन आयोग कह रहे हैं। निर्वाचन आयोग में अगर देखा जाए तो एक मुख्य आयुक्त होते हैं। आयुक्त के क्या क्या कहा जाता है? आयुक्त को कहा जाता है दोस्तों कमिश्नर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमिश्नर कहा जाता है। तो इसमें एक आयुक्त मुख्य होते हैं और 2 अन्य कमिश्नर होते हैं, यानी कि 2 मुख्य आयुक्त होते हैं। तो वही बातें इसमें कही जा रही है या कहा जा रहा है कि इसमें अगर देखा जाए तो 3 सदस्यों में से 2 अन्य आयुक्त होते हैं और एक मुख्य आयुक्त होते हैं निर्वाचन आयोग में। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? बहुत सारे लोग जानने का प्रयास करते हैं और कई बार इंटरनेट पर जाते हैं, तब भी उन्हें सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। नेक्स्ट बात करते हैं, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। 100% आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि एक तरीके से मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बात को भूलिएगा नहीं दोस्तों। अब बात ये कर लेते हैं कि निर्वाचन आयोग किसके किसके चुनाव करवाता है दोस्तों। तो चुनाव करवाने की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करे। इतना ही नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के भी चुनाव को अच्छे से संपन्न कराए। और लोकसभा की बात करते हैं और राज्यसभा की बात करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के भी निर्वाचन आयोग क्या करता है? निर्वाचन करवाता है, यानी कि इलेक्शन करवाता है। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो इन सभी के चुनाव की जिम्मेदारी किसे दिया गया है? निर्वाचन आयोग को दिया गया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कुछ लोगों के मन में एक ऐसा प्रश्न होगा कि सर, अगर आप हमें ये बता दीजिए तो और अच्छा क्लियर हो जाए कि ग्राम पंचायतों की बात करते हैं, नगर पालिकाओं के बारे में बात करती हैं, तो इनका निर्वाचन कौन करवाता है या इनका चुनाव कौन करवाता है? देखिए, अगर नगर पालिका के बारे में पूछा जाता है
नगर पालिका में जैसे आप देखते हैं कि पार्षदों का चुनाव होता है और ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधानों का जो चुनाव होता है दोस्तों, उस चुनाव उनके चुनाव की जिम्मेदारी किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग के। कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर अगर देखा जाए, जो नगर पालिका है इसमें अगर चुनाव की जिम्मेदारी किसी को दी गई है दोस्तों, तो वो है राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई है। किसे दी गई है? राज्य निर्वाचन आयोग को दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव में अगर देखा जाए तो ये जिम्मेदारी किसे दी गई है? निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है दोस्तों। स्थानीय कार्य का चुनाव अगर देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, जो कि हमने पहले ही बता दिया और यहाँ पर पहले से ही मेंशन है। तो स्थानीय कार्य का चुनाव की बात करते हैं। स्थानीय मैंने आपको बता दिया कि ग्रामीण की बात करते हैं, ग्राम पंचायत, और अगर देखा जाए तो शहर की बात, नगर की बात करते हैं तो पार्षदों वगैरह के जो चुनाव होता है दोस्तों, वो कौन करवाता है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। देखिए, निर्वाचन आयोग के और कार्य क्या होता है? निर्वाचन आयोग का काम ये होता है कि नामांकन पत्र, जो लोग भी अपना एक तरीके से नामांकन भर रहे हैं, उन पत्रों का परीक्षण करना यानी जांच करना, और मतदाता सूची भी तैयार करना कि कौन लोग वोट देंगे, और चुनाव चिन्ह का बंटवारा करने का भी काम किसका होता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग का ही होता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है, भारत के निर्वाचन आयोग जो केंद्र का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को अगर मान्यता की बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग ही देता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं, इसका निश्चय करना किसका काम है दोस्तों? निर्वाचन आयोग का ही काम है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी पार्टी राजकीय पार्टी है, तो ये सारी जिम्मेदारी किसके हाथ में दी गई है? निर्वाचन आयोग के हाथ में दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियो और टीवी पर कार्यक्रम प्रसारण की अनुमति प्रदान करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग। चुनाव के उम्मीदवारों को, जो कैंडिडेट होते हैं, उनको खर्चे निर्धारित करने, मतलब कि एक तरीके से जितने भी चुनाव में खड़े होते हैं उम्मीदवार, कैंडिडेट, उनके खर्चे को निर्धारित कौन करता है? निर्वाचन आयोग ही करता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चुनाव के समय में अगर देखा जाए तो आचार संहिता कौन लागू करता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट कौन लागू करता है दोस्तों? तो कोड ऑफ कंडक्ट को अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग ही लागू करता है। निर्वाचन आयोग कहता है कि इतने समय पहले से आपका एक तरह प्रचार प्रसार बंद हो जाना चाहिए, यही है आचार संहिता। और किसी भी प्रकार के पैसे वगैरह ना बांटे, दारू वगैरह ना बांटे, ठीक है, ये है आचार संहिता का नियम होता है दोस्तों। और ऐसा कौन निर्धारित करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चुनाव में अगर धांधली होती है तो चुनाव रद्द करने की घोषणा किसकी होती है? कौन घोषणा ऐसा करता है दोस्तों? तो निर्वाचन आयोग करता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि मान लेते हैं कि किसी राज्य का चुनाव हो रहा है और वहां पर धांधली हो रही है और जिसकी वजह से निर्वाचन आयोग को पुख्ता सबूत मिलता है, तो क्या रद्द किया जा सकता है या नहीं, या कौन रद्द कर सकता है? तो आप ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग ऐसा कर सकता है। अब बात ये कर लेते हैं कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की बात करते हैं। जो कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो अगर देखा जाए ऐसे में तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? इनकी नियुक्ति करते हैं, निर्वाचन आयुक्त यानी कमिश्नर की। नेक्स्ट बात करते हैं निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का निर्धारण कौन करती है दोस्तों? तो संसद करती है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है। देखिए, निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की बात करते हैं तो एक तरह 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष। 6 वर्ष का मतलब ये हो जाता है जब वे अपने पद पर बैठेंगे तो 6 वर्ष तक, या हो सकता है, या मान लेते हैं 62 वर्ष में किसी को चुनाव आयोग का कमिश्नर बनाया। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति क्या होता है कि 62 वर्ष की उम्र में इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर बनता है, तो फिर मान के चलिए 3 साल बाद क्या हो जाएगा? 65 वर्ष हो जाएगा, तो उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि एक तरीके से 6 वर्ष या 65 वर्ष दोस्तों, जो भी पहले हो। अगर 6 वर्ष पहले हो जाता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति 40 वर्ष में चुनाव आयोग का एक तरीके से कमिश्नर बन गया, तो मान के चलिए 6 वर्ष बाद वो रिटायर हो जाएगा 65 वर्ष, क्योंकि 65 पे आएगा ही नहीं, 40 से 46 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि 62 वर्ष या 64 वर्ष की उम्र में क्या होता है कि चुनाव आयोग का कमिश्नर बनता है, तो 1 साल बाद, 2 साल बाद वो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं निर्वाचन आयुक्तों का त्यागपत्र की बात करते हैं। जो कमिश्नर होते हैं निर्वाचन आयोग के, वे अपना त्यागपत्र किसे देंगे दोस्तों? तो राष्ट्रपति को देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो निर्वाचन आयुक्तों की बात करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कमिश्नर होते हैं वे अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेतन की बात करते हैं, बहुत सारे छात्र जानने का प्रयास करते हैं कि इनका वेतन कितना होता होगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान 2,50,000 अगर देखा जाए 2,50,000 इनकी सैलरी होती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो एक तरीके से चेयरपर्सन होते हैं या जो कमिश्नर होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है दोस्तों? 2,50,000 होती है। अब बात ये कर लेते हैं दोस्तों, अब आइए बात ये कर लेते हैं कि निर्वाचन आयुक्त को हटाए जाने की बात कर लेते हैं। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कहने का मतलब ये है कि साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वैसे ही क्या होता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसे आम बोलचाल की भाषा में अगर कहा जाए तो महाभियोग द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों, कि एक तरीके से क्या होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, वैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति करते हैं या हटाते हैं दोस्तों। तो अगर देखा जाए ऐसे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर क्या होता है, अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं दो, वो उनकी नियुक्ति कह सकते हैं। हटाने की बात करते हैं तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएंगे, या नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय पार्टी के मानक के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी मानक की बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी अगर किसी पार्टी को अपना मतलब एक तरीके से राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो उसे कुछ निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि बात करते हैं लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त हो या 11 सीटें कम से कम 3 राज्यों में हो। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो उसके पास क्या होना चाहिए? लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीट कम से कम होने चाहिए, या 3 राज्यों में प्राप्त हो, या 11 सीटें कम से कम होने चाहिए। 11 सीटें कम से कम 3 राज्यों में मिलाकर होने चाहिए, तब वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन पाएगी। लोकसभा के चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 6% मत जो होगा कम से कम 4 राज्यों में, इसके साथ ही लोकसभा की 4 सीटें पर विजयी होंगे। देखिए, लोकसभा के चुनाव में डाले गए कुल वैध मत का अगर देखा जाए 6% कम से कम या तो मिल जाए, या 4 राज्यों में अगर देखा जाए तो इसके साथ लोकसभा की 4 सीटें पर अगर विजयी होते हैं तो वही पार्टी क्या बन सकती है? राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं जमानत राशि के बारे में बात करते हैं। देखिए, कुल वैध मतों का 1/6% वोट प्राप्त करता है। अगर यदि कोई उम्मीदवार, तो कुल वैध मतों का 1/6%। देखें, अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, यानी कि कोई उम्मीदवार किसी चुनाव के लिए खड़ा होता है या कैंडिडेट होता है, तो उसे अगर देखा जाए तो कुल वैध मतों का 1/6 वोट उसे प्राप्त होना चाहिए। अगर एक तरीके से 1/6 वोट प्राप्त नहीं, 1/6 वोट यानी कि छठा भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो जमानत राशि उसकी जब्त हो जाती है और 24 घंटे पहले ही उसे प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। 24 ये तो मान लो पहले ही कोड ऑफ कंडक्ट में कहा गया है। और राष्ट्रपति की देखा जाए तो कितनी है जमानत राशि दोस्तों? तो राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 रुपये है। सांसद की अगर देखा जाए दोस्तों तो 25,000 है, और ग्राम प्रधान की 2,000 है, और उपराष्ट्रपति की अगर देखा जाए तो 15,000 है, और विधायक की बात करते हैं तो 10,000 जमानत राशि है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्नकाल। संसद के कुछ अन्य पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जैसा कि बात करते हैं प्रश्नकाल के बारे में बात करते हैं तो संसद का पहला घंटा जो होता है प्रश्नकाल होता है। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि पहला घंटा क्या होता है संसद का, तो प्रश्नकाल होता है। और कितने बजे से कितने बजे तक होता है? 11 बजे से 12 बजे तक होता है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, याद कर लीजिए तुरंत। संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। और कितने टाइमिंग क्या होती है? तो 11 से लेकर 12 होती है। जल्दी से बोलिए कि सर 11 से लेकर 12 होती है, जल्दी से बोलिए।
नेक्स्ट बात करते हैं इस काल में इस समय क्या होता है कि संसद के सदस्य क्या करते हैं, मंत्री से प्रश्न पूछते हैं और संबंधित मंत्री जो होते हैं प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं यहां पर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा दोस्तों कि संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है। संसद का पहला घंटा दोस्तों प्रश्नकाल कहलाता है, जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। और इस काल में अगर देखा जाए तो संसद के जो सदस्य होते हैं वे क्या करते हैं, मंत्री से प्रश्न पूछते हैं और संबंधित मंत्री क्या करते हैं, और प्रश्न का उत्तर देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न अगर देखा जाए दोस्तों तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है अतारांकित प्रश्न, तीसरा होता है अल्प सूचना के प्रश्न। दोस्तों देखिए, तारांकित प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य तुरंत उत्तर चाहता है तो प्रश्न पर एक तारा लगा देता है, यानी कि एक स्टार लगा देता है, जिसे क्या कहा जाता है, तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्न की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जब भी प्रश्न पूछा जाता है सदस्य द्वारा तो संबंधित मंत्री क्या करता है, उसका उत्तर देता है दोस्तों। यानी कि एक तरीके से इसमें क्या होता है, एक तारा लगा दिया जाता है, एक स्टार लगा दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्न की सबसे खास बात यह है कि इसका उत्तर किस में दिया जाता है, ओरल में दिया जाता है, यानी कि मौखिक में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक दिन में अगर देखा जाए तो 20 तारांकित प्रश्न लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक दिन में अगर देखा जाए तो केवल और केवल जो स्टार वाले प्रश्न हैं, केवल और केवल अगर देखा जाए तो 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अतारांकित प्रश्न की सबसे खास बात यह है कि यहाँ तारा या स्टार अंकित नहीं होता है, लेकिन जिसका उत्तर देना होता है दोस्तों, लिखित उत्तर दिया जाता है। तो इसमें जो उत्तर दिया जाएगा वो लिखित उत्तर दिया जाएगा, यानी कि जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, संबंधित मंत्री क्या करेगा, उसका उत्तर लिखित में देगा दोस्तों, रिटन में देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक दिन में अतारांकित प्रश्न कितने पूछे जा सकते हैं, तो 230 अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बात को आप लोग गौर करिएगा। अल्प सूचना वाले प्रश्न की बात करते हैं तो अल्प सूचना प्रश्न जो होता है लोक महत्व के लिए होता है। इनको 10 दिन पहले ही सूचना देकर पूछा जाता है और इसका भी उत्तर कैसे दिया जाता है, मौखिक ही दिया जाता है। आपके एग्जाम में तीनों बातें पूछी जा सकती हैं और तीनों बातें कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। तो अल्प सूचना के प्रश्न जो होते हैं लोक महत्व के लिए होते हैं दोस्तों, और इनकी सबसे खास बात यह है कि इनको 10 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन देकर पूछा जाता है, लेकिन इसका उत्तर जो होता है दोस्तों, इसका उत्तर मौखिक दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने आपको बताया प्रश्नकाल के बारे में कि कब से कब तक है, 11 से लेकर 12 बजे तक है, जिसे संसद का पहला घंटा माना गया है। और इस काल में संसद के सदस्य क्या करते हैं, मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। एक तो तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, तीसरा अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि बात करते हैं, जो स्टार वाले प्रश्न होते हैं वे तारांकित प्रश्न होते हैं और जिनका उत्तर जो होता है मौखिक दिया जाता है। दूसरी बात करते हैं, एक दिन में क्या होता है, 20 तारांकित प्रश्न लोकसभा में पूछे जा सकते हैं। और तीसरी बात करते हैं, अतारांकित प्रश्नों पर अगर देखा जाए दोस्तों तो एक तरीके से क्या होता है, स्टार या तारा नहीं लगा होता है, जिसका उत्तर क्या दिया जाता है, लिखित में दिया जाता है। और एक दिन में 230 प्रश्न ही अतारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अल्प सूचना वाले प्रश्न की सबसे खास बात यह है कि 10 दिन पहले ही सूचना देकर पूछा जाता है, लेकिन उत्तर कितने होना चाहिए, तो उत्तर अगर देखा जाए तो मौखिक दिया जाना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं लोक सेवाएं के बारे में। देखिए लोक सेवाओं के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद अगर देखा जाए तो 14 में बताया गया है, 14 में बताया गया है, जो 315 से लेकर 324 तक इसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। पहली बात करते हैं, अगर सेवाएं में, लोक सेवा में अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की सेवाएं मौजूद हैं। एक अगर देखा जाए तो अखिल भारतीय सेवा है, दूसरी अगर देखा जाए तो संघीय या केंद्रीय सेवा है, और तीसरी बात करते हैं तो राज्य सेवा है। तो लोक सेवा अगर देखा जाए तो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो पहली बात करते हैं अखिल भारतीय सेवा, दूसरी बात करते हैं संघीय या केंद्रीय सेवा, और तीसरी बात करते हैं राज्य सेवा। जैसे कि बात करते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं तो जिसे क्या कहा गया, IAS कहा गया है। भारतीय पुलिस सेवा की बात करते हैं तो उसे IPS कहा गया है, और भारतीय वन सेवा की बात करते हैं तो इसे IFS कहा गया है। अनुच्छेद 315 में अगर देखा जाए तो कहा गया है दोस्तों कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा।
कहने का मतलब ये है कि संघ लोक सेवा आयोग का मतलब ये हो गया कि अगर केंद्र स्तर पर आप देखते हैं तो यूपीएससी, और राज्य स्तर पर अगर आप देखते हैं तो दोस्तों पीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे ए राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। परंतु अगर संसद चाहे दोस्तों तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सकती है। तो आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या संसद के पास यह अधिकार है कि 2 राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है? तो बिल्कुल अधिकार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होते हैं, अनुच्छेद 320 में बताया गया है दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कराने का काम किसका होता है? लोक सेवा आयोग का होता है दोस्तों। उम्मीदवारों का चयन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देने का काम किसका होता है? सरकार को देना होता है। ये काम कौन करता है? लोक सेवा आयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न, कि भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे? तो भारत के प्रथम आईसीएस थे दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सिविल सेवा की पहली परीक्षा दोस्तों कहां पर आयोजित की गई थी? तो 6 जुलाई 1855 में लंदन में आयोजित की गई थी। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा ही जाता है कि सिविल सेवा की पहली परीक्षा कब आयोजित की गई और कहां आयोजित की गई थी? तो 6 जुलाई 1855 को लंदन में आयोजित की गई थी दोस्तों। भारत और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा की परीक्षा 1922 में, जो भारत और इलाहाबाद में है दोस्तों। तो भारत और लंदन दोनों स्थानों पर एक ही साथ सिविल सेवा की परीक्षा की गई है, जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो 1922 में, यानी कि 1922 में आयोजित की गई थी, जो भारत और इलाहाबाद में की गई थी, जो कि भारत में इलाहाबाद है ही, जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करते हैं। तो ली गई आयोग की सिफारिश जो है 1926 में रोज बारकर की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो ली गई सिफारिश के आधार पर अगर देखा जाए तो 1926 में रोज बारकर की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। देखिए, जो लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, और या कह सकते हैं किसकी अध्यक्षता में की गई थी दोस्तों? तो एक समिति थी और जो 1926 में गठित की गई थी, और किसकी अध्यक्षता में? रोज बारकर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन किया गया था दोस्तों चीन में किया गया था। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले लोक सेवा आयोग का सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो चीन में किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लोक सेवा का जन्म अगर देखा जाए तो लोक सेवा को जन्म ब्रिटिश काल में हुआ। लोक सेवा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रिटिश काल में हुआ था, या किस समय हुआ था? तो ब्रिटिश काल में। कहने का मतलब ये है कि लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा है, मतलब जो आईएएस होते हैं, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, इसका अगर जन्मदाता अगर देखा जाए तो ब्रिटेन माना जाता है, क्योंकि वहीं से ये प्रथा चल रही थी और भारत में भी आकर ये प्रथा चलने लगी। नेक्स्ट बात करते हैं लोक सेवा को इस्पात की चौखट या लौह आवरण भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए, लोक सेवा को क्या कहा जाता है? इस्पात की चौखट या लौह का आवरण कहा गया है। कलेक्टर पद का सृजन वारेन हेस्टिंग ने किया था या वारेन हेस्टिंग के समय में किया गया था? तो कलेक्टर पद का सृजन किसके समय में हुआ था दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। और नेक्स्ट बात करते हैं सिविल सेवा का विकास किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखिए, फिर से एक बार मैं यहाँ बताना चाहूँगा। देखिए, सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो चीन में किया गया था। लोक सेवाओं के जन्मदाता के रूप में देखा जाए तो ब्रिटेन को माना जाता है, ठीक है। या किसके काल में यह शुरुआत हुआ था? तो ब्रिटिश काल में शुरुआत की गई थी इसका। लोक सेवा को क्या कहा गया है? इस्पात की चौखट या लौह का आवरण कहा गया है। कलेक्टर पद का सृजन किसने किया है? किसके समय में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। सिविल सेवा का विकास लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था।
तो सिविल सेवा का विकास किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सिविल सेवा का विकास जो हुआ था दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं राजभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजभाषा के बारे में अगर देखा जाए तो संविधान के भाग 17 में बताया गया है, अनुच्छेद 343 से लेकर 361 तक है। तो अनुच्छेद 343 से लेकर 361 तक है राजभाषा के बारे में दोस्तों। और हिंदी क्या है हमारी? हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का अर्थ ये हो जाता है काम काज की भाषा दोस्तों, जो कि शासन की भाषा हिंदी ही मानी जाती है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भैया हमें ये बता दीजिए कि भारत की राजकाज की भाषा क्या है दोस्तों, या काम काज की भाषा क्या है, तो हिंदी ही है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदी दिवस मनाया कब जाता है दोस्तों? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था दोस्तों 14 सितंबर 1949 को। ये भी आपके एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को दोस्तों दिया गया था। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी है। तो इस बात को आपको गौर करना होगा कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो हिंदी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 343 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 343 की बात करते हैं तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और एक तरीके से लिपि जो होगी देवनागरी। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजभाषा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 343 में बताया गया है। और संघ की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है, जो कि पहले ही हमने बात कर लिया है। और लिपि के रूप में पूछा जाता है तो देवनागरी लिपि को आपको ध्यान रखना होगा। शासकीय प्रयोजन के लिए अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, इस बात को भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं कोई ज्यादा इशू नहीं है। देखिए जैसे ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी का विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध के बाद यह कहा गया कि संविधान में प्रारंभ के 15 वर्षों तक हिंदी को राजभाषा के रूप में माना जाए और शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता रहे दोस्तों। यानी कि शासन के लिए अगर देखा जाए, शासकीय प्रयोजन के लिए अगर देखा जाए तो अंग्रेजी का प्रयोग होता रहे। इन 15 वर्षों में राष्ट्रपति हिंदी की जगह अंग्रेजी को राजकाज का भाषा का दर्जा दे सकते हैं। तो इन 15 वर्षों में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे? हिंदी की जगह क्या करेंगे? अंग्रेजी को राजकाज का राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं दोस्तों। राजभाषा अधिनियम देखिएगा यहाँ पर क्या बदलता है। राजभाषा अधिनियम 1963 में अगर देखा जाए तो राजभाषा अधिनियम के अनुसार संघ की राजभाषा जो है हिंदी होगी, लेकिन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग होता रहेगा। देखिए 1963 जब राजभाषा अधिनियम 1963 आती है दोस्तों, तो फिर वही बातें रह जाती हैं। कहा जाता है कि कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को ही रहने दिया जाता है, लेकिन शासकीय प्रयोजन के लिए अगर देखा जाए तो हम अंग्रेजी का ही प्रयोग करते रहेंगे, जिससे किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि राजभाषा आयोग के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 344 में बताया गया है। देखिए राजभाषा आयोग के बारे में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 344 में बताया गया है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राजभाषा के विकास के लिए एक राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं या करते हैं। देखिए कहा गया अनुच्छेद 344 में कि राष्ट्रपति राजभाषा के विकास के लिए अगर चाहें तो एक राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह अधिकार दिया गया है। पहली बार अगर देखा जाए तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों? तो बाल गंगाधर खेरके। ये बातें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, पूछा जा सकता है कि पहली बार राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1955 में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। और किसकी या इसके अध्यक्ष कौन थे या किसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था? तो बाल गंगाधर खेरके अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। अब बात ये कर लेते हैं कि राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति की बात करती हैं। तो अनुच्छेद 344 का 4 में बताया गया है। राजभाषा पर अगर देखा जाए तो संयुक्त संसदीय समिति अनुच्छेद 344 4 में बताया गया है। पहली बात करते हैं राजभाषा पर एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है दोस्तों। तो इस बात को भी गौर करना होगा दोस्तों कि राजभाषा पर एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। और जिसमें अगर देखा जाए तो कुल 30 सदस्य होंगे और लोकसभा में अगर देखा इसमें से क्या होंगे? लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से जो होंगे 10 सदस्य होंगे।
पहली बार संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था और जिसके अध्यक्ष थे गोविंद वल्लभ पंत थे। तो पहली बार संयुक्त संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था और जिसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। संसद की भाषा की बात करते हैं, संसद की भाषा की बात करते हैं, संसद की भाषा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 120 में बताया गया है। और संसद की भाषा जो है हिंदी या अंग्रेजी होगी। यदि किसी सदस्य को हिंदी या अंग्रेजी नहीं आती है तो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से अनुमति से या परमिशन लेकर वो अपनी मातृभाषा बोल सकता है। जैसे इस बात को समझिएगा, यहाँ कहने का मतलब ये है कि संसद की भाषा जो है या तो हिंदी है या तो अंग्रेजी है। लेकिन मान लेते हैं कि किसी को ना तो हिंदी आती है ना अंग्रेजी। जैसे तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है, उसे ना तो अंग्रेजी आ रही है ना हिंदी आ रही है, तो अगर वो चाहे तो तमिल भाषा में बोल सकता है, अपनी बात को रख सकता है। लेकिन उसे क्या करना होगा? लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेनी होगी या लेना होगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, न्यायालय की भाषा की बात करते हैं तो अनुच्छेद 348 में बताया गया है न्यायालय की सभी कार्यवाहियां जो अगर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा में होंगी। अर्थात न्यायालय सभी निर्णय और सभी कार्य अगर देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा में ही करते रहेगी करेगी। तो न्यायालय के बारे में अगर देखा जाए तो न्यायालय क्या करती है या न्यायालय क्या करता है? तो न्यायालय की जो कामकाज की भाषा है दोस्तों वो अंग्रेजी ही है। अंग्रेजी के माध्यम से ही सारा करता है, चाहे वो हियरिंग की बात करें, चाहे वो एक तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों निर्णय की बात करें। मातृभाषा में शिक्षण अनुच्छेद 350 का में बताया गया है। तो मातृभाषा में शिक्षण की बात की गई है, टीचिंग की बात की गई है तो अनुच्छेद 350 के का में बताया गया। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा दी जा सकती है। देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को अगर देखा जाए, जो भाषा के आधार पर जिनकी भाषा कम है, ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को क्या करना होगा? प्राथमिक स्तर पर, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अगर देखा जाए तो मातृभाषा में शिक्षा दी जा सकती है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो 22 भाषाओं के बारे में कहा गया है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में देखा जाए दोस्तों तो 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है या 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। जिसमें से अगर देखा जाए तो दोस्तों 22 भाषाओं में जो सिंधी है, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि जो सिंधी भाषा है उसे कब जोड़ा गया था या किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी की बात करते हैं तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी की बात करते हैं तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो दोस्तों इस बात को भी आपको गौर करना होगा कि नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, अभी ये वाला क्वेश्चन आया था, हमने सीटेट के सेकंड पेपर में देखा था कि वहां पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है। तो नेपाली को बहुत सारे लोग गलत काट देते हैं क्योंकि उनको लगता है वो नेपाल की भाषा है, ठीक है, इसलिए भारत में कोई इसकी जगह नहीं होगी। बिल्कुल इसकी जगह है दोस्तों। और किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया है? तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बोडो की बात करते हैं। यहाँ बोगे नहीं है, बोडो है दोस्तों। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली की बात करते हैं तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में क्या किया गया कि 4 और भाषाओं को जोड़ा गया। इसको याद रख लीजिएगा। फिर V4 अगर देखा जाए बोडो हो जाता है, D4 हो जाता है डोगरी, M4 हो जाता है मैथिली, S4 हो जाता है संथाली। दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। BDMS को याद रखिएगा। BDMS की बात को याद रखिएगा कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से क्या किया गया था? 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें BDMS आपके ट्रिक है दोस्तों, जिसमें बोडो आ जाता है, डोगरी आ जाती है, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट बात करते हैं शास्त्रीय भाषा के बारे में बात करते हैं तो ऐसी भाषाएं जो विलुप्त हो रही हैं और भारत सरकार उसे संरक्षण देने के लिए शास्त्रीय भाषा घोषित करती है। देखिए शास्त्रीय भाषा क्या होती है? ऐसी भाषाएं जो विलुप्त होने वाली हैं, भारत सरकार क्या करती है? उसे संरक्षण देने के लिए शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित कर देती है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करे। जो संघ है हिंदी भाषा के विकास के लिए कार्य करे। दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि इस राजभाषा के बारे में भी। अब आइए बात कर लेते हैं संविधान संशोधन के बारे में। देखिए
संविधान संशोधन का मतलब ये हो जाता है कि संविधान में संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करना। जैसे कि पहले से कोई कानून लिखा गया है, उस कानून में कुछ नया जोड़ना है या कुछ नया हटाना है तो उसे क्या कहा जाता है, संशोधन कहा जाता है। जिसके बारे में दोस्तों अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 20 में और अनुच्छेद 368 में बताया गया है। जैसा कि बात करते हैं संविधान में अगर देखा जाए तो संशोधन कौन कर सकती है दोस्तों, संसद कर सकती है। एक इस बात को गौर करिएगा एक बार फिर से, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, संविधान में संशोधन कौन कर सकती है दोस्तों, तो संसद को यह अधिकार है, लेकिन राज्य विधानमंडल को यह अधिकार नहीं दिया गया है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान में जो कुछ भी संशोधन करना होता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो संसद द्वारा किया जा सकता है, ना कि राज्य विधानमंडल द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, एक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को कहा था कि संसद ही क्या कर सकती है, एक तरीके से संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला आया था 1973 का, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, संविधान में संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा, लेकिन उसमें मौलिक ढांचों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मौलिक ढांचा के बारे में बात करते हैं तो मौलिक ढांचा में संविधान के उद्देश्य या लक्ष्य में परिवर्तन ना करें। कहने का मतलब ये है, मौलिक ढांचा का मतलब ये हो जाता है कि आप उसमें कुछ ऐसे मूल स्वरूप को ना बदल दें जिससे संविधान का उद्देश्य और लक्ष्य में ही परिवर्तन हो जाए। बिल्कुल सही बात है, संविधान को आप जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, कुछ अगर उसमें परिवर्तन कर रहे हैं तो करिए, लेकिन संविधान का जो उद्देश्य और लक्ष्य है उसमें अस्पष्टता नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। देखिए, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मौलिक ढांचा की बात करते हैं तो जैसे समाजवाद की बात करते हैं, अब समाजवाद को नहीं हटाया जा सकता है किसी भी संविधान संशोधन के तहत, क्योंकि यह एक तरीके से क्या बन गया है दोस्तों, मौलिक ढांचा बन गया है। दूसरी बात करते हैं, पंथ निरपेक्ष को भी नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि यह एक मौलिक ढांचा है। विधि के समक्ष समता की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो ये क्या है, मौलिक ढांचा है जिसे नहीं हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नम्य और अनम्य लचीला की बात करते हैं। देखिए, नम्य या लचीला की बात करते हैं, ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके उसे क्या कहा जाता है, नम्य या लचीला। जैसे कि बात करते हैं ब्रिटेन की बात करते हैं तो यहाँ पर अलिखित संविधान है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं लिखा, लेकिन किसने लिखा है यह समय अवधि भी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि यह एक बारे में नहीं बना है। जैसे कि बात करते हैं भारत में क्या है, लिखित संविधान है, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, सारी बातें यहाँ पर क्लियर है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसी बातें क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ का जो संविधान है वो विकसित कहने का मतलब ये है कि अलिखित में क्या होगा, सारे नियम कानून तो बने होंगे और देश नियम कानून के माध्यम से ही चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बातें स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई होंगी कि कौन क्या लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, अनम्य या कठोर की बात करते हैं तो ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तो वो है भैया एक तरीके से अगर देखा जाए तो अमेरिका का संविधान है। अमेरिका का संविधान अगर देखा जाए तो विश्व का ऐसा संविधान है जो सबसे कठोर है, जिसमें आसानी से कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के संविधान की बात एक और भी है दोस्तों कि विश्व का सबसे पहला संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान भी यही है और सबसे कठोर संविधान के रूप में अगर देखा जाए तो अमेरिका का ही है। भारत की बात करते हैं तो ना तो लचीला है ना तो कठोर है, ठीक है, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप है, जैसा मन किया करे, मतलब कि एक तरीके से क्या है, आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं, संविधान में कुछ प्रावधानों को आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों, जबकि कुछ प्रावधानों को परिवर्तन करने में कठिनाई होती है, ठीक है। ये है नम्य और अनम्य की बात करते हैं भारत के संविधान की विशेषता के बारे में। अब बात ये कर लेते हैं कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होते हैं। तो संविधान में संशोधन की बात करते हैं तो 3 प्रकार से होते हैं। एक तो साधारण बहुमत के हिसाब से, दूसरा विशेष बहुमत के आधार पर। विशेष बहुमत या 2/3 सदस्य की बात करते हैं तो उसे विशेष बहुमत कहा जाएगा। फिर विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन चाहिए। तो 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक तो साधारण बहुमत के आधार पर याद कर लीजिए, दूसरा याद कर लीजिए विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत के माध्यम से, तीसरा याद कर लीजिए विशेष बहुमत या आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन के माध्यम से। जैसे कि बात करते हैं, साधारण बहुमत से कानून बनते हैं और संविधान में संशोधन नहीं होते हैं। देखिए,
साधारण बहुमत से बात करते हैं या कानून, साधारण बहुमत से अगर देखा जाए तो कानून बनते हैं, ना कि संविधान में संशोधन होते हैं। साधारण बहुमत का मतलब क्या हो जाता है? तो साधारण बहुमत का मतलब ये हो जाता है कि सदन के कुल सदस्यों के बहुमत की बात करते हैं, या कह सकते हैं 50% प्लस 1 की बात करते हैं, आधे से अधिक की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान संशोधन का सबसे नम्य और लचीला प्रक्रिया माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विशेष बहुमत के बारे में दोस्तों, बात कर लेते हैं। तो देखिए, विशेष बहुमत में अगर देखा जाए तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होनी चाहिए और मतदान करने के सदस्यों के 2/3 सदस्यों का विशेष बहुमत होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि विशेष बहुमत में हो जाता है टोटल सदस्यों में से अगर देखा जाए तो 2/3 सदस्य जिसके समर्थन में आ जाएंगे उसे क्या माना जाएगा दोस्तों? विशेष बहुमत माना जाएगा। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया साधारण बहुमत से जटिल है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। विशेष बहुमत में इस प्रक्रिया द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन माना जाता है। इस बात को आपको गौर करना होगा कि विशेष बहुमत द्वारा जो संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसे 368 के तहत संविधान संशोधन ही माना जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा देखा जाए तो सबसे अधिक संविधान में संशोधन होते हैं। तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मतलब किस प्रक्रिया द्वारा सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन होता है दोस्तों? तो विशेष बहुमत, साधारण बहुमत या अन्य के द्वारा? तो विशेष बहुमत के द्वारा क्या होता है? संविधान में संशोधन किया जाता है या होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की बात करते हैं। तो कब इसकी जरूरत पड़ती है कि विशेष बहुमत होना चाहिए और आधे राज्य के विधानमंडलों के भी समर्थन होना चाहिए। देखिए, कहा जा रहा है कि यह संविधान संशोधन का सबसे अनम्य प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के लिए किए गए संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन माना जाएगा। इस प्रक्रिया द्वारा जब सबसे कम संशोधन होते हैं, इस प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो सबसे कम संशोधन होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इस प्रक्रिया द्वारा अगर देखा जाए तो सबसे कम संविधान में संशोधन होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहला संविधान संशोधन अगर देखा जाए तो 1951 में हुआ था दोस्तों, और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, और जो कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब तक अगर देखा जाए तो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो अब तक अगर देखा जाए दोस्तों तो 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। याद कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं पहला संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो 101वां संविधान संशोधन की बात करती हैं तो जीएसटी में बताया गया, जीएसटी का किया गया था, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो आर्थिक ईडब्ल्यूएस को क्या किया गया था? सामान्य गरीब को 10% आरक्षण दिया गया था। और 104वां संविधान संशोधन अगर देखा जाए सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े को निजी यानी कि प्राइवेट शिक्षण में संस्थाओं आरक्षण की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी विधेयक उस स्थिति में संविधान संशोधन बनता है जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए। देखिए, इसमें सबसे खास बात ये हो जाती है दोस्तों कि संविधान संशोधन में जैसे ही संविधान संशोधन होता है वैसे राष्ट्रपति किस पे हस्ताक्षर करना ही होता है। तो ये पूरी तरीके से संशोधन माना जाता है जब राष्ट्रपति का संशोधन हस्ताक्षर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। देखिए, अगर संविधान में किसी में भी अगर संशोधन करना है दोस्तों तो संसद के किसी भी सदन या लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी एक में पेश किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। अगर देखा जाए तो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी संविधान संशोधन होगा राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस पर सीधा सिग्नेचर कर देंगे बिना किसी सवाल जवाब के। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में ऐसी बातें कह दी गई, यानी कि जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति अब क्या करेंगे, संविधान संशोधन के मामले में किसी भी प्रकार के कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सीधा और सीधा भी हस्ताक्षर करेंगे क्योंकि उन्हें बाध्यता दी जाती है। साधारण विधेयक को क्या होता है, राष्ट्रपति वीटो कर सकते हैं, यानी वीटो पावर यूज कर सकते हैं, या क्या होता है कि पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, संविधान संशोधन, देखिए जब नया कोई बिल होता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकते हैं कि वीटो पावर लगा सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन संविधान संशोधन वाले में ऐसे में नहीं कर सकते हैं, उन्हें सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है, नए संविधान संशोधन नए बिल में अगर देखा जाए तो हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकते हैं या संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई भी सदन साधारण विधेयक को अधिकतम 6 माह तक रोक सकता है। देखिए, कोई भी सदन क्या कर सकता है, चाहे लोकसभा की बात करते हैं चाहे राज्यसभा की बात करते हैं, तो साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकते हैं, तो 6 महीने तक रोक सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। 6 महीने तक रोका जा सकता है चाहे लोकसभा या राज्यसभा में। यदि 6 महीने से अधिक समय के लिए रोकता है तो वह विधेयक समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर लोकसभा ने क्या किया, किसी विधेयक को, साधारण विधेयक को 6 महीने तक अपने पास रख लिया तो वो विधेयक जो हो जाएगा 6 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा, या राज्यसभा ने ऐसा कर दिया तो 6 महीने बाद वो समाप्त हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं पंचायतों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। पंचायतों, ग्राम पंचायतों के बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में अगर देखा जाए तो संविधान के भाग 9 में बताया गया है, और अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक है दोस्तों, अनुच्छेद 243 में इसमें बताया गया है। पंचायतों से संबंधित अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची में है, तो पंचायतों से संबंधित अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट बात करते हैं कुल विषय की बात करते हैं तो 29 विषय है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं कि राज्य सूची के विषय के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर देखा जाए तो पंचायती राज्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज्य जो है वो किस विषय, मतलब समवर्ती सूची का विषय है या संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है दोस्तों, तो राज्य सूची का विषय है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि इसमें कुल कितने विषय हैं और ये किससे संबंधित है, किस अनुसूची से संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं। देखिए, ग्राम पंचायत के बारे में अगर देखा जाए तो संविधान के भाग 9 में बताया गया है, अनुच्छेद 243 में बताया गया है, और पंचायतों से संबंधित मतलब 11वीं अनुसूची में इसके में चर्चा की गई है पंचायतों के बारे में। और कुल कितने विषय हैं दोस्तों, तो 29 विषय हैं, 29 विषय हैं, और यह किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। कानून बनाने का अधिकार, अगर देखो पंचायतों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार अगर किसी को है तो है राज्य सरकार को। जैसे कि बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार किसे है, उत्तर प्रदेश की सरकार को है, ठीक है, जैसे जो योगी जी की गवर्नमेंट है अभी वर्तमान में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 40 के तहत अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, तो अनुच्छेद 40 में ऐसी बातें कही गई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अनुच्छेद 40 दोस्तों याद कर लीजिए मेरे साथ ही। नेक्स्ट बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, और राजस्थान के नागौर जिला में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है 24 अप्रैल 1993 को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था दोस्तों, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है तो 24 अप्रैल 1993 को ध्यान रखिएगा। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा आपको। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पंचायतों के वास्तुकार की बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता है दोस्तों, यहाँ मेहता है, मेला नहीं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पंचायतों के वास्तुकार की बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता, या पंचायतों के शिल्पकार के रूप में भी पूछा जाता है तो बलवंत राय मेहता को ही बताना। आपके एग्जाम में दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंचायतों के वास्तुकार या पंचायतों के शिल्पकार की बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता ही है। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो पंचायतों को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ऐसा किया गया था। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ऐसा किया गया था, याद रखिएगा। जैसा कि बात करते हैं पंचायतों में अगर देखा जाए तो 33% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि महिलाओं को आरक्षण कहां पर दिया गया है, तो पंचायतों में दिया गया है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा।
एक मिनट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वर्तमान में बलवंत राय मेहता मॉडल में अगर देखा जाए तो त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू किया गया है दोस्तों। त्रिस्तरीय प्रणाली का मतलब ये हो जाता है, जैसे कि बात करते हैं, कहते हैं कि बलवंत राय मेहता 1957 में इनकी समिति का गठन किया गया था। कहते हैं डीडीसी यानी कि जिला पंचायत होना चाहिए। ये कहते हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत होना चाहिए, और जिला स्तर पर अगर देखा जाए तो जिला पंचायत होनी चाहिए दोस्तों, याद रख लीजिएगा। फिर से एक बार मैं आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। देखिए बलवंत राय मेहता कहते हैं कि अगर देखा जाए तो गांव में 3 स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए। जैसे कि बात करते हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मतलब कि जो तहसील होता है वहाँ पर ब्लॉक पंचायत होनी चाहिए या क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अगर देखा जाए दोस्तों तो जिला पंचायत होना चाहिए। अच्छा, अब अशोक मेहता की भी समिति आई थी। अशोक मेहता समिति कब आई थी दोस्तों, याद कर लीजिए 1977 में आई थी। इन्होंने क्या कहा था, द्विस्तरीय हमारे पास क्या होना चाहिए, द्विस्तरीय एक तरीके से ग्राम में व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो मंडल स्तर पर की देखा जाए तो मतलब एक ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत, फिर जिला परिषद होना चाहिए, बस है। नेक्स्ट बात करते हैं जीवी के राव समिति, जिन्होंने बताया कि 4 स्तरीय होना चाहिए व्यवस्था, और इनकी समिति कब आई थी, मतलब इनका सुझाव कब आया था तो 1985 में, या इनकी समिति का गठन कब किया गया था तो 1985 में। तो जीवी के राव की बात करते हैं, 4 स्तरीय की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये 1985 में इनका मतलब इनकी समिति का गठन किया गया था, इनका सिफारिश आई थी, इनकी सिफारिश आए थे। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए, और जिला स्तर पर अगर देखा जाए तो जिला परिषद होनी चाहिए, और राज्य स्तर पर अगर देखा जाए तो राज्य विकास परिषद होनी चाहिए दोस्तों। इन्होंने ऐसी बातें कही हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 का की बात करते हैं तो ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 का की बात करते हैं ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 गा के बारे में बात करते हैं तो पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 घा की बात करते हैं तो स्थानों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। और अगर देखा जाए तो 243 अंगा की बात करते हैं तो पंचायतों की अवधि के बारे में बताया गया है कि कितना कार्यकाल होना चाहिए। 243 चा की बात करते हैं तो सदस्यों के लिए अयोग्यताओं के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि अनुच्छेद 243 छा की बात करते हैं तो पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, यानी कि ग्राम पंचायतों की शक्तियां क्या दी गई हैं, उनका अधिकार क्या है, उनका उत्तरदायित्व क्या है। 243 जा की बात करते हैं तो पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां या उनकी विधियां दी गई हैं। तो अनुच्छेद 243 की बात करते हैं, अनुच्छेद 243 जा की बात करते हैं तो पंचायतों द्वारा आरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां दी गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 243 झा की बात करते हैं तो ऐसे वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 243 झा की बात करते हैं वित्तीय स्थिति के लिए अगर देखा जाए तो एक तरीके से पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 243 यहाँ की बात करते हैं तो पंचायतों की लेखा की संपरीक्षा की बात करते हैं। अनुच्छेद 243 टा की बात करते हैं पंचायतों के निर्वाचन के लिए। ये सब चाहे याद रखना चाहे रखें, नहीं छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं CAG के बारे में बात करते हैं, जिसे क्या कहा गया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया है, जिसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा गया है दोस्तों। CAG के बारे में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 148 से 151 तक बताया गया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत सरकार के समस्त आय और व्यय को देखने का कार्य किसका होता है, CAG का होता है। भारत सरकार के पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पैसे खर्च कर रही है, उसकी जांच पड़ताल किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो CAG द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। योग्यता की बात करते हैं तो इसकी योग्यता कौन निर्धारित करती है, तो संसद निर्धारित करती है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर CAG अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसे दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के बराबर क्या होता है, इनकी सैलरी होती है 2,50,000 दोस्तों। तो 2,50,000 इनकी सैलरी होती है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हटाए जाने की बात करते हैं तो उसी प्रकार से हटाया जाएगा जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से महाभियोग के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। आपके एग्जाम में आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक तरीके से इनको कैसे हटाया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जैसे हटाया जाता है।
इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा। सीओजी को लोक वित्त का संरक्षक भी कहा गया है, तो लोक वित्त का संरक्षक किसे कहा गया? सीओजी को। और लोक लेखा निधि का अभिभावक की बात करते हैं, या पथ प्रदर्शक गाइड की बात करते हैं, या दार्शनिक मित्र की बात करते हैं, तो इन्हें ही कहा गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो ही गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीएजी क्या करते हैं? अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति इसे संसद में पेश करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्त आयोग के बारे में बात करते हैं, तो अनुच्छेद 208 में बताया गया है, वैसे 280 में है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और राष्ट्रपति करता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच पैसे को कर या बंटवारे को करने के सुझाव देता है और भारत सरकार की संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान की बात करता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 4 क्लासेज में हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया। मुझे नहीं लगता कि आपके कोई प्रश्न गलत होंगे। अगर कोई बातें आपको डाउट्स लगती हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं दोबारा उस वीडियो को बना सकूं या आपके डाउट्स क्लियर करवा सकूं। वैसे तो हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, अब आपके प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कल है दोस्तों 1 जनवरी है, आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को अगर हैप्पी न्यू ईयर बोलना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों का जीवन बिल्कुल मंगलमय हो और कल आपके जीवन की नई शुरुआत होनी चाहिए। और इस वर्ष क्या करिए, अपने संकल्प को पूरा करिए, समय आ चुका है संकल्प को पूरा करने का। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।